जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर है हमारा, स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन के साथ। डेवलपमेंट ऑफ कैंसर सेल इन ब्रेस्ट। जी हाँ दोस्तों, कैंसर आप समझते हैं, कैंसर की डेफिनेशन सब कुछ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देन अब इसको अगर हम अटैच कर देते हैं ब्रेस्ट के साथ, तो ये क्या बन जाता है, ब्रेस्ट कैंसर। यानी कि कैंसर का डेवलपमेंट अगर ब्रेस्ट में है तो उसको हम ब्रेस्ट कैंसर बोलेंगे। द इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज नोन एज रेज्ड हु स्टार्टेड मीन्स एट एन अर्ली एज। यहाँ पे क्या आगे, इंसिडेंस ऑफ जो ब्रेस्ट कैंसर है इज नोन टू बी रेज्ड। अभी इस टाइम पे क्या जो इंसिडेंस है ब्रेस्ट कैंसर के वो बढ़ चुके हैं, जो कि स्टार्टेड होते हैं एट एन अर्ली एज में और जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, इंट्राडक्टल ट्यूमर्स, सेकेंड है हमारा इंट्रालोब्यूलर ट्यूमर। तो सबसे पहला जो नंबर है हमारा इंट्राडक्टल ट्यूमर, इसमें आता है डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स टू इंट्राडक्टल एपिथेलियम। एपिथेलियम लेयर में होता है, ये दो टाइप के होते हैं ये भी, इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव यानी कि नियर टू ट्यूमर्स, नॉन इन्वेसिव इट मीन्स इट इज कैप्सुलेटेड एंड हैव क्लियर मार्जिन्स। इंट्रालोब्यूलर ट्यूमर्स होता है ट्यूमर्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड लोब्यूल्स। ये भी दो तरीके के होते हैं, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। फैक्टर्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड फैक्टर्स क्या हैं, फीमेल्स अबाउट 45 ईयर्स ऑफ मेल मियर विच हैव पॉजिटिव फीमेल हिस्ट्री। यानी कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है ब्रेस्ट कैंसर की और एज 45 होती है, वो फैक्टर इंक्लूड होता है, चांसेस होते हैं उनमें ये चीज़ होने की, ये कैंसर होने की। देन आता है लेट मीनोपॉज। मीनोपॉज बहुत टाइम तक चलता रहता है, लाइक मीनोपॉज नहीं चलता रहता है, लाइक मीनोपॉज लेट टाइम तक होता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल लेट तक चलती रहती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। अर्ली मीनोपॉज, जी हाँ दोस्तों, अर्ली मीनोपॉज भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, यानी कि सब चीज़ें टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है। आपका पढ़ाई करना भी टाइम पर ज़रूरी है, सभी चीज़ें टाइम पर हों तो ज़्यादा बेटर रहती हैं, क्योंकि अगर लेट होती हैं तो भी प्रॉब्लम है, जल्दी होती हैं तो भी प्रॉब्लम है। देन आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी नहीं, ओबेसिटी ही है एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है। तो ओबेसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब बहुत सारे डिसऑर्डर्स में इसको लिख सकते हैं एज अ फैक्टर, रिस्क फैक्टर। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग एज। अब जैसे जैसे इंक्रीज एज होती है, हमारी एज इंक्रीज होती है, सेल्स की एज भी इंक्रीज होती रहती है। हमारी बॉडी की जो एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है सब चीज़ों को हैंडल करने की, बीमारियों को झेलने की, कम हो जाती है। देन आता है अल्कोहल इंटेक। अल्कोहल इंटेक, अगर अल्कोहल इंटेक हम बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं तो उस कुछ एक टाइम के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बीमारियां बॉडी में एंटर होना स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले होती है लीवर की प्रॉब्लम, और आता है हाई फैट डाइट। फैट अगर आपकी डाइट में ज़्यादा है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे और भी फैक्टर्स लिखे हुए हैं, लाइक जीन चेंजेस, कुछ समझ में आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, लाइक लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिवल्स, ये सब भी एक फैक्टर्स हैं जो कि आप अदर्स चीज़ों में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कॉजेज़। एक्चुअल कॉजेज़ क्या है इसके, नहीं है, इसका कोई भी एक्चुअल कॉजेज़ नहीं पता है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि ये कुछ एक ऐसी जो हार्मोनल बीमारियां हैं, या फिर जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट भी मतलब पर्टिकुलरली एकदम ट्रीटमेंट नहीं है, तो उनका कोई एक्चुअल में कॉज भी नहीं पता है। लेकिन फिर भी क्या चीज़ें इसको कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, लाइक हेरिडिटी, यानी कि पहले से हमारी बॉडी में हो, लाइक फैमिली हिस्ट्री टाइप, फैमिली से ट्रांसफ़र हो रहा हो, हार्मोनल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, रेडिएशन, ओबेसिटी, ये सब चीज़ें इसके कॉजेज़ हैं। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स में आता है मास, पेनलेस,
50% मास आर लोकेटेड इन अपर क्वाड्रेंट। अपर क्वाड्रेंट यानी कि यहाँ पे मास का क्या होता है, पेन लेस 50% ऑफ मास आर लोकेटेड। मास होता है लाइक इसके लिए भी अलग से मुझे लगता है वीडियो बनाना पड़ेगा, बट मैं सुपरफिशियली बताना चाहूँगी कि यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि जो मास इन द लेस पेन लेस जो भी थिंक है, 50% जो मास होता है वो लोकेटेड होता है अपर क्वाड्रेंट में। अब ये हमारे जो स्टमक के रीजन्स होते हैं, अपर, लेफ्ट, लोअर क्वाड्रेंट, उनमें आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है निप्पल डिस्चार्ज मे बी ब्लड और सीरम। ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है, सिम्टम्स हो सकता है, सॉरी। उसके बाद है ब्रेस्ट एसिमेट्री, ऑरेंज पील स्किन, डिम्पलिंग ऑफ स्किन, निपल रिट्रैक्शन, लेट साइन पेन, अल्सरेशन, एडिमा। तो ये एक तरीके के सिम्टम्स हुए, यानी कि पेन होना, अल्सरेशन, एडिमा, निपल में कोई भी रिट्रैक्शंस हो रही हैं, लाइक यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है। उसके बाद डिम्पलिंग ऑफ स्किन, ऑरेंज पील स्किन एंड ब्रेस्ट एसिमेट्री दिखाई देना, निपल डिस्चार्ज में कोई भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, सीरम भी हो सकता है। मास पेनलेस 50% ऑफ अपर क्वाड्रेंट लेटर में 50% पेनलेस मास का एक हो जाना, लाइक वो हमारे सिम्टम्स हैं। उसके बाद है डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन में हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी, बायोप्सी और एस्पिरेशन। चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं फॉर मेटास्टेसिस, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर अर्ली डिटेक्शन, एक्सिलरी नोड सैम्पलिंग। दोस्तों इसमें जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, BSc भी बोलते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे हेल्थ टिप्स में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अर्ली डिटेक्शन, यानी कि टाइम से पहले ही अगर कैंसर का पता चल जाए तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं बॉडी से या उसको ट्रीट कर सकते हैं। देन आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, लाइक सर्जिकली हम क्या ऑप्शन कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन होते हैं सर्जिकली। लंपेक्टोमी कर सकते हैं। लंपेक्टोमी क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि लंप, ट्यूमर, जो भी ब्रेस्ट के अंदर लंप बना हुआ है, पूरा ब्रेस्ट नहीं करते, इसमें लंपेक्टोमी करते हैं, इनके लंप बना हुआ जो उसकी रिमूवल कर देते हैं। पार्शियल मास्टेक्टोमी कर सकते हैं, इसमें भी क्या होता है, अभी लंपेक्टोमी हो गया, दूसरा हमारा मास्टेक्टोमी। इसमें क्या करेंगे, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर विद नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यू, बिनाइन। हमारा जो बिनाइन ट्यूमर है वो जितने भी एरिया में है मास्टेक्टोमी कर देंगे, वहाँ से उस पूरे टिश्यू को रिमूव कर देंगे। अब देखिए लंपेक्टोमी में और मास्टेक्टोमी में क्या अंतर है। लंपेक्टोमी के मतलब वो एक पर्टिकुलर एक लंप बना हुआ है, लाइक जिसको हिंदी में बोलेंगे गांठ बनी हुई है, तो लाइक उसी गांठ को वो रिमूव कर देंगे। मास्टेक्टोमी में क्या कर रहे हैं कि बिनाइन ट्यूमर है और वो थोड़ा बहुत इधर उधर स्प्रेड हो रखा है जिस भी एरिया में, तो उसके साथ में जो भी टिश्यू अटैच है, जितना भी एरिया कहीं पे भी उसका कोई ऐसा स्ट्रक्चर एरिया नहीं है। जैसे लंपेक्टोमी में ऐसा बोल सकते हैं सर्कुलर, लाइक पर्टिकुलरली मैं 100% नहीं बोल रही कि ऐसा ही होता है, बट लंपेक्टोमी में से बोल सकते हैं गांठ टाइप बन जाना, कि कुछ पर्टिकुलर सर्कुलर मौसम में गोल गोल गांठ बन जाना। और मास्टेक्टोमी में ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, तो उसका रिमूवल करना, साइड में टिश्यू जो भी अफेक्टेड टिश्यू उनका रिमूव करना। उसके बाद है टोटल मास्टेक्टोमी। टोटल मास्टेक्टोमी होती है रिमूवल ऑफ एंटायर ब्रेस्ट। अगर हम देखेंगे भी ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलते कि ब्रेस्ट की सर्जरी करें, ब्रेस्ट रिमूव करें, डायरेक्टली क्या बोलते हैं, मास्टेक्टोमी। समझ सकते हैं, लंपेक्टोमी, पार्शियल मास्टेक्टोमी, टोटल मास्टेक्टोमी। उसके बाद आता है मेमोप्लास्टी। मेमोप्लास्टी में क्या करते हैं, प्लास्टी से हम समझ सकते हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक इन द सेंस रिकंस्ट्रक्ट करना किसी चीज़ को। तो मेमो से यहाँ पे आता है ब्रेस्ट से रिलेटेड, मेमोप्लास्टी यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि जिस भी एरिया में वो प्रोडक्ट इन द सेंस जो भी वेस्ट टिश्यू था, डेड टिश्यू, उसको रिमूव करके उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं मेमोप्लास्टी। उसके बाद है रेडिकल मास्टेक्टोमी। अब तीसरी मास्टेक्टोमी है दोस्तों, ये पार्शियल, टोटल और रेडिकल मास्टेक्टोमी। इसमें क्या आता है, रिमूवल ऑफ एंटायर ब्रेस्ट। इसमें भी रिमूवल ऑफ एंटायर ब्रेस्ट होता है, लेकिन
पेक्टोरल मसल्स, एक्सेलरी और नोड्यूल्स भी इंक्लूड होते हैं इसमें। अभी हमने जो टोटल मास्टेक्टोमी पढ़ा था उसमें सिर्फ इन्होंने ब्रेस्ट को इंक्लूड किया था, यहाँ पे इन्होंने किस चीज़ को इंक्लूड किया है? अगर हम रेडिकल में जाते हैं तो पेक्टोरल मसल्स, एक्सेलरी, नोड्स, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, इन सबको रिमूव करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है। अगर हम ये ऑप्शन चूज़ करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें? इन्फेक्शन हो सकता है ओब्वियसली। सर्जिकली कोई भी अगर आप सर्जिकल मैनेजमेंट दे रहे हो तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में आप इन्फेक्शन लिख सकते हो किसी भी डिसऑर्डर में, किसी भी मैनेजमेंट में। हैमरेज, बिल्कुल सर्जिकल ही नॉर्मल लिख सकते हैं हम, हैमरेज भी हो सकता है, नर्व इंजरी हो सकती है, लिम्फेडिमा हो सकता है, ये हो सकता है भाई, होता है। उसके बाद है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में देखेंगे प्रीवियसली डिस्क्राइब पेज नंबर 236, यानी कि प्रीवियसली हमने जो भी पेज कवर कर चुके हैं उनमें ये मिल चुका है। ये 236 पे, और हम किस पेज पे हैं अभी? हम हैं 239 पे। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा आपको कौन सा टॉपिक देखने की ज़रूरत है यहाँ पे। इसमें आपका 236 पेज नंबर हो जिसमें रेडिएशन थेरेपी के बारे में बात की गई हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम क्या बताया गया। रेडिएशन सेल्स स्टॉप रिप्रोडक्शन ऑफ कैंसर सेल। अगर रेडिएशन ट्रीटमेंट देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कैंसर सेल का रिप्रोडक्शन है कि जो वो आगे आगे बढ़ रहे हैं उनको वो बंद हो जाता है। ये दो तरीके की होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल कैसा होता है? एक्सरेज की वजह से। इंटरनल होता है इंस ऑरली और इम्प्लांटेड रेडियो एक्टिव मटीरियल इनसाइड बॉडी। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है भाई। इम्प्लांटेड रेडियो एक्टिव मटीरियल इनसाइड बॉडी समथिंग, ये इंटरनल और एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी होती हैं। उसके बाद तक कीमोथेरेपी। दोस्तों कीमोथेरेपी में क्या होता है? द प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। मोस्ट ऑफ द टाइम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी ही आती है ऑप्शन में। तो क्या होती है? द प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ बाय द यूज़ ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। द टर्म इज इंक्रीजिंगली restricted to treatment of cancer with anti-metabolics, हाँ anti-metabolics यही है, एंड सिमिलर ड्रग साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। यानी कि इसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं केमिकल के सब्सटेंसेस का यूज़ करके, और ये रिस्ट्रिक्टेड होती है टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद एंटी मेटाबॉलिटिस एंड सिमिलर ड्रग्स, यानी कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की बात की गई यहाँ पे। कीमोथेरेपी क्या होता है? एक तरीका यूज़ होता है एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग। एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स होती हैं टू प्रमोट ट्यूमर सेल्स डिस्ट्रक्शन बाय इंटरफेयरिंग विद सेलुलर फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। यानी कि कीमोथेरेपी एक तरीके क्या क्या होती है, इसमें हम यूज़ करते हैं कुछ एक पर्टिकुलर ड्रग्स का, जिनको हम बोलते हैं एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स बोलते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जो ट्यूमर की जो ग्रोथ हो रही है, उनका जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो सेल जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उनको प्रमोशन जो हो रहा है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो उनका सेलुलर फंक्शन है वो इंटरफेयर कर देते हैं। कौन कर देते हैं? एंटीनियोप्लास्टिक जो ड्रग्स हैं वो इंटरफेयर कर देते हैं किसके साथ? सेलुलर फंक्शन के साथ और रिप्रोडक्शन के साथ, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है उनकी ग्रोथ। इट इंक्लूड्स द वेरियस कीमोथेरेपीटिक एजेंट्स एंड हार्मोन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे कि एल्काइलेटर्स, साइक्लोफोस्फामाइड, ऑरली आईवी भी देते हैं इसको। एक्शन है इट स्टॉप कैंसर सेल टू ग्रोइंग एंड इंटरफेयरिंग विद डीएनए। ओके। एंटीबायोटिक्स एग्जाम्पल बेल्यूमाइसिन, IV, IM-SC। उसके बाद एक्शन डैमेजेस एंड डिस्ट्रॉयज कैंसर सेल्स। एंटी मेटाबोलिटिक्स एग्जाम्पल मिथोट्रेक्सेट, फ्लूरो यूरेनेल्स। एक्शन दे इंटरफेयर विद सेल ग्रोथ। तो ये सारे इनके एक्शन होते हैं। इनके पहले ड्रग दिया गया है, फिर उसका एक्शन दिया गया है, फिर ड्रग है एंटीबायोटिक, फिर उसका एक्शन है, फिर एंटी मेटाबॉलिक्स जो भी है ड्रग है उसका एक्शन है। उसके बाद है दोस्तों साइड इफ़ेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं भाई। एलोपेकिया, भाई एलोपेकिया मोस्ट कॉमन है जो कि सभी जानते हैं, यानी कि लॉस ऑफ हेयर का लॉस हो जाना। फटीग, स्टोमेटाइटिस,
एनीमिया, डायरिया, वेट गेन, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। हार्मोनल थेरेपी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फॉर ब्रेस्ट कैंसर, इम्यूनोथेरेपी, द प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट of disease using agents that may modify the immune response. It is a largely experimental approach studied most widely in treatment of leukemias, melanoma and hypernephropenia. बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन है जिसमें हम देखेंगे हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? हीमेटोमा हो सकता है यानी कि क्लॉटिंग, लिम्फेडिमा हो सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड कंप्लीट ब्लड रेस्ट टू द पेशेंट, अवॉइड मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड पार्ट, अवॉइडिंग हैवी वेट लिफ्टिंग, वुंड केयर, प्रोवाइड प्रोजेक्ट डाइट, हेल्थ असेसमेंट, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट। तो दोस्तों यहाँ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपको वुमेंस हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल यानी कि वुमेंस हेल्थ चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारे डेली लाइफ व्लॉग्स देखने हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।